गलती की सजा तो मिलेगी तुम जैसी छोटी तितलियों के लिए मेरे पास समय नहीं। ही। जितना बड़ा हो सकूंगा उतना ही अरे ये तो और भारी हो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर बगीचे में एक घमंडी गुलाब रहता था। एक दिन घमंडी गुलाब कहता है, क्या बात है, इस पूरे बगीचे में मुझ जैसा सुंदर और कोई नहीं। मेरी पत्तियां, मेरी खुशबू और मेरी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती गुलाब, असली सुंदरता विनम्रता में होती है। ओह कमल, तुम तालाब में रहते हो, कीचड़ में खिलते हो और मुझे विनम्रता सिखा रहे हो। गुलाब, प्रकृति ने सबको अलग बनाया है। हम सब मिलकर इस बगीचे को सुंदर बनाते हैं। तुम नहीं समझोगे, मेरे बिना यह बगीचा अधूरा है। तभी माली वहाँ आता है और गुलाब को देखकर मुस्कुराता है। अरे वाह घमंडी गुलाब, आज फिर खुद में खोए हो। माली काका, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखो, हर कोई मुझे देखना चाहता है, मुझे पसंद करता है। लेकिन बेटा, बगीचा सिर्फ एक फूल से नहीं खिलता, सब मिलकर इसे खूबसूरत बनाते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। तितली बगीचे में उड़ती है और सभी फूलों के पास जाती है। वो गुलाब के पास आती है। गुलाब, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? तुम जैसी छोटी तितलियों के लिए मेरे पास समय नहीं, जाओ कहीं और। तितली कमल के पास जाती है। कमल भाई, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बिल्कुल तितली, तुम तो हमारे बगीचे की रौनक हो। ये सुनकर गुलाब को जलन होती है। मुझे लगता था मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन बाकी फूल भी खुश हैं। और तभी एक दिन तेज हवा चलती है, बारिश भी होती है और घमंडी गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरने लगती है। अरे नहीं, मेरी सुंदरता नष्ट हो रही है, अब कोई मेरी ओर नहीं देखेगा। कमल और बाकी फूल अभी भी खिले हुए हैं। वे मुस्कुराते हैं और झुकते हैं। गुलाब भाई, बाहरी सुंदरता स्थायी नहीं होती। अगर तुमने हम सब की अहमियत समझी होती तो आज तुम अकेले ना होती। मैंने गलती की, मुझे तुम सब की अहमियत पहले समझनी चाहिए थी। गुलाब पहले से विनम्र हो चुका है और सभी फूलों के साथ मिलकर खुश है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं बहुत घमंडी था। अब मैं समझ गया हूँ कि असली सुंदरता दूसरों को अपनाने में है। बिल्कुल सही बेटा, मिलकर ही हम इस बगीचे को सुंदर बना सकते हैं। सभी फूल खुशी से झूम उठते हैं। ये कहानी केवल मनोरंजक है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है कि घमंड से कुछ नहीं मिलता, बल्कि विनम्रता और दूसरों को अपनाने से ही असली प्यार झलकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसान रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। उसके बगीचे में कई पेड़ लगे थे, लेकिन पपीते का पेड़ सबसे ज्यादा आकर्षित दिखाई पड़ रहा था। खास तौर पर एक पपीता बाकी पपीतों से बड़ा और चमकदार था। रामलाल पेड़ के नीचे खड़ा होकर पपीते को निहार रहा था। वाह, ये पपीता तो बाकी सभी से बहुत बड़ा और सुंदर लग रहा है। इसे तो बाजार में बहुत ऊंचे दाम में बेचूंगा। मोटा पपीता मुस्कुराता है और खुद को सबसे अच्छा समझता है। मैं इस बगीचे का सबसे खास फल हूँ, किसान मुझे सबसे पहले बेचेगा। छोटे पपीते आपस में बातें कर रहे थे। बड़े भाई, तुम्हें देखकर तो हमें भी गर्व हो रहा है। हाँ, लेकिन संभाल कर, ज्यादा वजन से डाल टूट सकती है। चिंता मत करो, मैं सबसे मजबूत हूँ। किसान अपनी पत्नी को बुलाता है। देखो जी, इस बार पपीते की फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन ये मोटा पपीता तो सबसे खास है। हाँ जी, इसे जल्दी तोड़ लीजिए, वरना ज्यादा पकने से खराब हो सकता है। अरे अभी इसे बड़ा होने दो, तब इसे बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। पत्नी सिर हिलाती है और अंदर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मोटा पपीता और भी बड़ा और भारी हो जाता है और डाल झुकने लगती है, लेकिन किसान अभी भी उसे नहीं तोड़ रहा था। ओह, अब तो मेरा वजन बढ़ता जा रहा है,
लगता है दाल ज्यादा देर तक मेरा भार नहीं सह सकेगी। भाई अब बहुत हो गया, समय पर तोड़वा लो। नहीं, जितना बड़ा हो सकूंगा उतना ही महंगा बिकूंगा। एक दिन गांव के कुछ लोग खेत में आते हैं। रामलाल, सुना है तेरे बगीचे में एक बहुत बड़ा पपीता है? हाँ भाई, इसे जल्दी से बेच दो वरना खराब हो जाएगा। अरे अभी इसे बड़ा होने दो, तब इसे बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। मोटा पपीता गर्व से मुस्कुराता है। एक दिन तेज आंधी आती है। किसान और उसका परिवार घबराकर बगीचे में दौड़ता है। रामलाल, जल्दी देखो, पपीता का पेड़ झुक रहा है। अरे नहीं, मेरा सबसे कीमती पपीता। मोटा पपीता डाल से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और फट जाता है। किसान निराश हो जाता है। हे भगवान, मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया। काश मैं सही समय पर तोड़ा जाता, अब कोई मुझे नहीं खरीदेगा। गांव के लोग आकर किसान को समझाते हैं। रामलाल, लालच अच्छी चीज नहीं होती है। अगर तुमने इसे समय पर तोड़ लिया होता तो फायदा हो सकता था। तुम सही कह रहे हो। लालच के चक्कर में मैंने नुकसान कर लिया। रामलाल अब अपनी गलती से सीख लेकर बाकी पपीते समय पर तोड़कर बेचता है। अब से मैं लालच नहीं करूंगा और फलों को सही समय पर बेचूंगा। पत्नी खुश होकर मुस्कुराती है। अच्छा हुआ कि बाकी फसल बच गई। गांव वाले भी खुश होते हैं और किसान की तारीफ करते हैं। समय पर लिया गया निर्णय ही सही होता है। सही कहा, मैं अब से अपनी फसल को लेकर सतर्क रहूंगा। रामलाल खराब पपीते को पशुओं को खिलाने का निश्चय करता है। अब किसान समय पर फसल काटने की योजना बनाता है और मेहनत से खेती करता है। उसका बगीचा फिर से हरा भरा हो जाता है। अब मैं लालच नहीं, समझदारी से खेती करूंगा। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर प्रेरित होते हैं। अब हमारा गांव भी तरक्की करेगा। समय की कद्र करना बहुत जरूरी है। रामलाल मुस्कुराता है और मेहनत से आगे बढ़ता है। गांव में ये कहानी सबको सिखाती है कि लालच नुकसान पहुंचा सकता है और समय की अहमियत को समझना जरूरी है। याद रखना, समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता दिलाता है। सच कहा बाबा, हमें अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। रामलाल अपने अनुभव से खुश होता है और अपने बच्चों को ये सीख सिखाता है। मेहनत और समय का सही उपयोग ही असली सफलता होती है। लालच करने से हमेशा हानि होती है। सही समय पर किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। मेहनत और धैर्य से हमेशा अच्छा फल मिलता है। बड़ों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक विजय नाम का एक व्यापारी रहता था और व्यापारी अपने गधे को भारी सामान लाद कर शहर की ओर जा रहा था और गधा धीरे धीरे चल रहा था। तभी व्यापारी गुस्से से गधे को बोलता है, अरे गधे, जल्दी चल, मुझे देर हो रही है। तुझे हर बार धक्का देकर चलाना पड़ता है। मालिक, बोझ बहुत भारी है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। आराम? तुम गधे बस बहाने बनाना जानते हो। काम करना सीखो वरना भूखा रख दूंगा। मालिक, तुम बहुत निर्दयी है। मुझे कुछ और करना होगा वरना ये हमेशा मुझसे मेहनत करवाएगा। गधा मन ही मन एक योजना बनाता है। तभी गधा और व्यापारी एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी का पानी बह रहा था और उसमें चमकती धूप पड़ रही थी। यही सही मौका है। अगर मैं पानी में बैठ जाऊं तो ये बोझ हल्का हो सकता है। गधा नदी में उतरता है और जानबूझकर बैठ जाता है। व्यापारी घबरा जाता है। अरे गधे, क्या कर रहा है? सारा नमक पानी में घुल जाएगा। मालिक, मैं फिसल गया था। व्यापारी को बड़ा नुकसान हो जाता है। नमक घुल जाता है और गधा हल्का महसूस करता है। व्यापारी गुस्से में अपना सिर पकड़ लेता है। मुझे बड़ा घाटा हो गया। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। गधा मन ही मन हंसता है और अपनी चालाकी पर खुश होता है। अगले दिन व्यापारी गधे पर फिर से बोझ लादता है, लेकिन इस बार नमक की जगह रुई लादता है।
अब देखता हूँ तेरा क्या हाल होता है, बेवकूफ गधे। गधा पहले की तरह योजना बनाता है और नदी में बैठ जाता है, लेकिन इस बार भारी मुसीबत में फंस जाता है। अरे ये तो और भारी हो गया। अब समझ आया, चालाकी से हमेशा जीत नहीं होती। गधा पछताता है लेकिन चुपचाप चलता रहता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। व्यापारी और गधा जंगल के शांत रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी गधा एक नई योजना बनाता है। मुझे कुछ और सोचना होगा, वरना मालिक मुझे मारेगा। गधा रास्ते में अचानक कांपने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। अब क्या हुआ? मालिक, लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। व्यापारी मजबूर होकर बोझ उतारता है और गधे को आराम देता है। आज फिर बच गया। व्यापारी सिर झुका लेता है और सोचता है कि इस गधे से कैसे निपटा जाए। गधा और व्यापारी गांव वापस आते हैं। गांव के लोग व्यापारी का मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ सेठ जी, गधा फिर से आपसे चालाकी कर गया? ये गधा जितना सीधा दिखता है उतना ही चालाक है। अकल से काम लेना चाहिए मालिक। गांव के लोग हंसते हैं और व्यापारी को अपनी गलती का एहसास होता है। अब से मैं समझदारी से काम लूंगा और इस गधे को अच्छी तरह रखूंगा। गधा संतुष्ट होकर धीरे धीरे चलता है। अब व्यापारी गधे के साथ नरमी से पेश आता है। गधा भी खुश होकर उसके साथ काम करता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब हम मिलकर मेहनत करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। यही तो असली समझदारी है मालिक। अब दोनों साथ में काम करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। गांव के लोग इस कहानी से सीख लेते हैं कि चालाकी से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन ईमानदारी और समझदारी से चलना जरूरी होता है। गधा और व्यापारी एक दूसरे को समझते हैं और उनके रिश्ते में सुधार आ जाता है। समझदारी और दोस्ती ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जानवरों की पंचायत लगी हुई थी। भाइयों और बहनों, ये नदी सूख रही है, हमें कोई उपाय खोजना होगा। हम तो कहीं और जा भी नहीं सकते। सुनो सुनो, मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। भरोसा? हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं बकुला भाई? अरे, तुम सबको सुरक्षित एक नई झील तक ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी। तभी नदी सूख जाती है और वही बकुला अपनी योजना बनाता है। अगर ये मूर्ख मछलियाँ मुझ पर भरोसा कर ले, तो मेरे पेट की चिंता दूर हो जाएगी। मुझे बस हर दिन 1-2 मछलियों को नई झील तक ले जाना होगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये योजना ठीक लग रही है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। पीपल के पेड़ पर बकुला का ठिकाना रहता था, जहाँ वो मछलियों को ले जाकर खा जाता था। आहा, रोज ताजा ताजा मछली। इससे अच्छा सौदा और क्या हो सकता है? बस अनुभव ही सब कुछ है गौरैया बहन। एक दिन नदी के किनारे जब कछुआ बकुला की चाल समझ जाता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बकुला कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा है। तभी एक दिन गांव की चौपाल, जहां सभी जानवरों की सभा हो रही थी। सभी सुनो, बकुला हमें धोखा दे रहा था। हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। बकुला को सबक सिखाने का समय आ गया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती की सजा तो मिलेगी। तुम अब इस गांव से बाहर हो। बकुला शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर और सभी जानवर नदी के किनारे सुरक्षित रहने लगते हैं। चलो, अब हम सब मिलकर नई जगह तलाशेंगे। हाँ, हमें मिलकर रहना चाहिए और चालाकी से बचना चाहिए। सच कहते हो, एकता में ही शक्ति है। ये कहानी एक सीख देती है कि कभी कभी धोखेबाज अपने फायदे के लिए भोले लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदारी और एकता से उन पर विजय पाई जा सकती है।